क्वेश्चन है द टर्म इंक्लूजन मीन्स, तो यानी कि इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये आपको बताना है। तो स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली ये कंसेप्ट आया था। तो अब आपको बताना है इसका मतलब क्या है, कि मतलब रेगुलर जो क्लास है उसमें जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको कुछ समय के लिए पढ़ाना है, यानी अधिकांश समय के लिए पढ़ाना है, पूरे समय के लिए पढ़ाना है, या ड्यूरिंग द सोशल एक्टिविटीज इन द स्कूल, या फिर उस टाइम पे जब स्कूल में कोई सोशल एक्टिविटीज हो रही हो। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इंक्लूजन टर्म आए तो आप समझ जाना कि आपको फुल टाइम के लिए बच्चों को उसमें रखना है, यानी कि पूरे टाइम के लिए आपको बच्चों को पढ़ाना है उसमें क्लास में। मतलब जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ रहेंगे एक पूरी क्लास में, यहीं पढ़ेंगे। वो भले ही स्पेशल एजुकेटर स्कूल में हायर किए जाएंगे, लेकिन वो इस क्लास के इंटरेक्शन के थ्रू ही पढ़ाएंगे। यानी कि नॉर्मल क्लास में बच्चे पढ़ेंगे, इनको एक पीरियड के लिए 2 पीरियड के लिए स्पेशल एजुकेटर के पास जाना होगा। तो इस तरह का क्राइटेरिया है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, देखिए चॉम्स्की जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत इन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंग्विस्ट कह सकते हैं हम चॉम्स्की को, साइकोलॉजिस्ट भी। An innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance। ये कहते हैं कि जो मानव होता है या फिर जो इंडिविजुअल है या ह्यूमन बींग्स हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसके लिए हम लैंग्वेज के प्रति जो है हमें अंदर से इनेट, मतलब है कि आपको जन्मजात है ये चीज, है ना। अगर आपको नहीं भी सिखाएंगे तब भी हम लैंग्वेज सीख जाते हैं थ्रू आर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या एनवायरमेंट के साथ हम इंटरेक्ट करके लैंग्वेज सीख जाते हैं जब हमें एक्सपोजर मिलता है। हमें कोई रूल नहीं सिखाता, लेकिन हम अपने आप बोलना और बहुत फ्लुएंटली बोलना सीख जाते हैं अपनी मदर टंग को। ऐसा क्यों है? तो चॉम्स्की ने क्या कहा है, हमारे शरीर में क्या है, लैंग्वेज अडेप्टेशन डिग्री है, एक्विजिशन डिवाइस है, एक्सेप्टेंस डिजायर है, या फिर लैंग्वेज एक्वायर डोमेन है। देखिए कि LAD लैड की बात की है चॉम्स्की ने। अभी लैड है क्या? ये है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो चॉम्स्की कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर और ऑलरेडी जो ये लैड सिस्टम है ये फिट है। सिस्टम क्या मतलब, भगवान ने बनाकर भेजा है लैड सिस्टम, कि लैंग्वेज का एक्सपोजर होते ही हम वो चीज बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं, यानी कि अंदर जन्मजाति कोई ना कोई कैपेबिलिटी तो है, उसको इन्होंने नाम दिया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो इनमें से कौन सी जो है बच्चे की मोटिवेटेड इंडिविजुअल बिहेवियर को नहीं दर्शाता है, कि बच्चा मोटिवेटेड नहीं है। तो अगर एनर्जाइज होगा तो बच्चा मोटिवेटेड होगा, यस। डायरेक्टेड होगा, निर्दिष्ट होगा, एक चीज की तरफ डायरेक्शन में ध्यान रखेगा, तो यस। सेपरेटेड या फिर सस्टेन्ड, यानी कि सतत मतलब सस्टेन उस चीज पे बना रहे, तो वो सस्टेन्ड हो गया। सेपरेटेड मतलब अलग हो जाएगा, तो अलग नहीं होगा, टास्क से बिल्कुल अलग नहीं होगा, किसी भी काम से या बिहेवियर से अलग नहीं होगा, अलग वो अगर वो मोटिवेटेड है, ठीक है। अगर मोटिवेटेड नहीं है तो बहुत इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द हायरार्की प्रपोज्ड बाय गैग्ने इज। तो गैग्ने ने जो अपनी पूरी थ्योरी दी है, तो उसमें जो हाईएस्ट लेवल पर है वो आपको बताना है क्या है। इस तरह से अगर हम देखें तो हाईएस्ट लेवल पर क्या बैठा है उनके अकॉर्डिंग, तो वो आपको बतानी कौन सी लर्निंग हाईएस्ट लेवल की है। तो देखिए अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप पे आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी कि PSA। वैसे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि व्यवहारवादी जो एस्पेक्ट है, जैसे कि सिग्नल लर्निंग हो गया, या फिर जो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो गया, चेनिंग हो गया, वर्बल एसोसिएशन हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो नीचे के लेवल पर आती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंदर आती है और ये उनमें भी सबसे ऊपर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो गैग्ने और ब्लूम दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी थ्योरीज जो हैं वो अपने आप में पेडागोजी के बहुत सारे पार्ट को कवर करती है, कि बच्चे किस तरह से थिंकिंग करते हैं, किस तरह से वो एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, वो क्लास में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके लिए आपको इन दोनों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डिसएडवांटेज्ड बच्चे की, ठीक है, ये बताना है। यानी कि जो वंचित बालक है, वो किसी तरह से भी वंचित हो सकता है, मे बी उसको क्लास में जो है इंटरेक्शन नहीं कराया जाता है, बच्चे उससे बात नहीं करते हैं, या फिर टीचर नेग्लेक्ट करता है, तो किसी तरह से भी वंचित हो सकता है वो बच्चा। सफर्स इनएडिक्वेसी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बिल्कुल होता है। अगर इकोनॉमिकली भी डिसएडवांटेज्ड है तो हो सकता है। प्रोवाइड द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट, मतलब नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको, यानी कि आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त प्रदान कराना। रिस्क ऑफ फ्यूचर साइको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो नॉर्मली एट हिज और हर ओन रेट।
देखिए क्वेश्चन मैंने एज इट इज उतारा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, चलो मैं देखती हूँ अभी। रिस्क ऑफ फ्यूचर तो बिल्कुल होता है, रिस्क ऑफ फ्यूचर होता है, साइको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती है, डिसएडवांटेज बच्चों को, डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड नॉर्मली, और काफी बार हमने देखा है कि विकास के अवसरों से इनको मोस्टली वंचित भी रखा जाता है। वंचित तो हो ही जाते हैं, जब वो डिसएडवांटेज है तो वंचित तो होगा ही ना किसी न किसी अपॉर्चुनिटी से। वंचित बालक का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ किसी चीज से उसको वंचित रखा जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही, राइट, ये भी होगा। अब इसमें कहा है कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, तो इनके बेसिक और जो यूनिवर्सल राइट्स है, प्रोवाइड द बेसिक, पता नहीं ये ऑप्शन किस तरह से दिया है, ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर से ही उतारा है मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज था जो मैंने आपको दिया है। आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, तो मतलब ये या तो होगा कि ये चीजें उसके पास ऑलरेडी होती है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसका आंसर, और कोई सही नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है कि सफर इनएडिक्वेसी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, तो ये सफर करता है। ठीक है, अब रिस्क होता है उसको, भाई वो उसको अपॉर्चुनिटी ग्रो कर, जैसे नॉर्मल बच्चे जीते हैं और जो चीजें उनको मिलती हैं वो इनको नहीं मिलती, तो ये वंचित रह जाते हैं। अब यहाँ पर ना ये बी थोड़ा सा अलग है, मतलब मेरे को इसकी सेंस समझ में नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहे हैं, बट ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने उतारा है, और मैं फिर इन क्वेश्चंस को जो है एज इट इज आपके सामने लेकर आती हूँ कि किस तरह से पेपर आया है, अपनी तरफ से मॉडिफाई नहीं करती हूँ तब जब चारों ही ऑप्शन जो है उनमें बिल्कुल हो। यहाँ पर जो लैंग्वेज की सेंस है वो थोड़ी सी नहीं बन रही है कि आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, मतलब ये चीजें उनके पास ऑब्वियसली नहीं होती है। बेसिक जो राइट्स होते हैं उनके, वो चीजें भी उनके पास नहीं होती है, तो ये हमें प्रोवाइड करानी है एज ए टीचर या जो भी है। लेकिन डिसएडवांटेज पूछी तो डिसएडवांटेज ए, सी और डी होगी, है ना। और ये फिर हम टीचर का वो है कि हमें जो बेसिक राइट्स है उसके, अगर उसको सोशली आइसोलेट भी किया जा रहा है तो वो हमें चीज नहीं करनी, क्योंकि वो उसका बेसिक और यूनिवर्सल राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए चाइल्ड हु इज हाई एंड लो इन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एंग्जाइटी और सोशेबिलिटी विल रिमेन सो एट लेटर एजेस। और देखो एक बच्चा है, अगर एंग्जाइटी है उसको या फिर सोशेबिलिटी में उसको प्रॉब्लम है, मतलब सामाजिकता नहीं हो पाती है, बच्चों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता है, उसमें हाई लो चलता रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि आगे आने वाली एज में भी उसको ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये स्टेटमेंट जो है स्ट्रेस करती है किसके इंपॉर्टेंस पे, ये आपको बताना है। हेरिडिटी एनवायरमेंट एंड मैचुरेशन, है ना। तो यहां पर क्या है बेसिकली, हु इज हाई एंड लो इन ए कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एंग्जाइटी एंड सोशेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर है क्या कि जो किसी बालक की विशेषता है कि उसमें थोड़ी एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, वो सोशेबिलिटी उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कम है, हाई लो होता रहता है, तो ये बच्चे की हेरिडिटी फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है कि उसमें ये बच्चे के बारे में बताया गया है कि उसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दिस इज द हेरिडिटी फैक्टर। ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर करना है इसका, मतलब ऑब्वियसली मैंने बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी डाउट है आप लोगों को तो एक बार फिर से सोचना कि एक बच्चा जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, सामाजिकता की भावना जो है उसके अंदर कम है, वो हाई लो होता रहता है उसके अंदर, और बच्चे की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हेरिडिटी फैक्टर है कि हाँ भाई ऊपर होते हैं ना कुछ जीन्स में कि पापा का भी ऐसा ही नेचर है, मम्मी का भी ऐसा है, होते हैं थोड़े से जीन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इस तरह हेरिडिटी का है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर मुझे नहीं लगा, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि यहां पर हेरिडिटी आंसर होगा। नेक्स्ट है, द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल आर डेवलप्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये जो डोमेन है, जैसे कि फिजिकल डोमेन है, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल जो भी है, 3 डोमेन्स होते हैं हमारे डेवलपमेंट में, तो ये बताना है कि मतलब किस तरह से डेवलप करते हैं। डिस्टिंक्टली, पृथकता से, पार्शियली, मतलब कुछ थोड़े थोड़े ऐसे एक दूसरे के साथ मिलके, है ना, ये कह सकते हैं कि पार्शियली डेवलप होते हैं, थोड़े थोड़े डेवलप होते हैं, थोड़ा फिजिकल, थोड़ा कॉग्निटिव, थोड़ा सोशल एंड इमोशनल, इस टाइप से। तो ये थोड़ा मानसिकता नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये मैंने ठीक कर दिया है अभी। ठीक है, तो डिस्टिंक्टली का मतलब है कि सेपरेटली, मतलब अलग अलग बिल्कुल डेवलपमेंट होता है, या फिर थोड़ा थोड़ा होता है, पार्शियली होता है, थोड़ा फिजिकल, थोड़ा कॉग्निटिव, थोड़ा सोशल, यानी कि आंशिकता से, और रैंडमली मतलब ऐसे ही हो जाता है ना। और इंटीग्रेटेड रैंडम मतलब कभी ये हो गया कभी वो हो गया, इस टाइप से। या फिर इंटीग्रेटेड होता है, होलिस्टिकली होता है, मतलब तीनों का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है और इंटीग्रेट करते हैं तीनों चीजें, मतलब सोशल फिजिकल अगर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो कॉग्निटिव पर भी इफेक्ट जाएगा और सोशल पर भी, सोशल अच्छा नहीं होगा तो कॉग्निटिव फिजिकल दोनों पर जाएगा, इस तरह की बात है। तो इंटीग्रेटर होलिस्टिकली होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, कॉग्निशन अबाउट वंस कॉग्निटिव प्रोसेसेस। जब आप अपने खुद के संज्ञानात्मक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में सोचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। रिकॉग्निशन होता है, मेटाकॉग्निशन होता है, आइडेंटिटी होता है, या फिर परसेप्शन होता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको शायद कराया था पहले भी, ये मुझे याद है।
तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाकॉग्निशन, मेटा संज्ञान कह लीजिए। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप अपनी खुद की थिंकिंग पर रिफ्लेक्ट बैक करते हो, उसके बारे में गहन रूप से सोचते हो, तो उसको हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। कि आपके जो भी आपका थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी है, उन सब चीजों के बारे में आप अलग से फिर से गहन अध्ययन करें, अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करें, उसमें देखें, उसके बारे में सोचें, तो वो आपका क्या होता है? मेटाकॉग्निटिव क्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ इमोशन करेक्टली डिपिक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई जो इमोशंस का नेचर होता है, यानी कि जो हमारे क्या कहते हैं इमोशन को, संवेग जो होते हैं, उनका जो है नेचर किस तरह का होता है, उनकी प्रकृति किस तरह की होती है, ये बताना है आपको। तो यहां पर है सम इमोशंस हैज बिहेवियरल एस्पेक्ट। कुछ इमोशंस के व्यवहारात्मक एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि कुछ से ही हम व्यवहार में थोड़ा सा उससे चेंज होता है। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये परमानेंट स्टेट है इमोशन जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। इमोशनल एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग। तो इमोशनल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको लर्निंग से मॉडिफाई हम नहीं कर सकते हैं, ये है स्टेटमेंट। या फिर एवरी इमोशन इज अकम्पेन्ड बाय फीलिंग, या फिर हर संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से है, ये देखिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट पर जाना है। अब हम स्टेटमेंट को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सम इमोशंस हैव बिहेवियरल एस्पेक्ट, यानी कि कुछ इमोशंस के जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट हो सकते हैं, यानी कि कुछ संवेग जो है उनके व्यवहारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ एक के, इन्होंने सम का है। लेकिन हम देखते हैं तो हर एक इमोशन के कुछ ना कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट होते ही हैं। अगर आप उदास है तो आपके बिहेवियर में नजर आएगा, अगर आप गुस्से में है तो आपके बिहेवियर में नजर आएगा, तभी तो हमें पता चलेगा आप किस फीलिंग में है। तो ये सम की जगह मुझे लगता है कि ऑल होना चाहिए, ऑल इमोशंस हैज बिहेवियरल एस्पेक्ट, तो ये गलत हो गया। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये परमानेंट स्टेट होती है, तो ये परमानेंट स्टेट नहीं होती है। मतलब अगर आप गुस्सा है मतलब चेंज होते रहते हैं, चेंजेबल है, परमानेंट नहीं कह सकते इनको। तो मुझे ये चीज जो ये है ये भी गलत लग रही है ना। परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं बिल्कुल भी। जैसे कि कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी कुछ है, कभी हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ये परमानेंट रहते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड लर्निंग, बिल्कुल मॉडिफाई किया जा सकता है लर्निंग से। हम पूरे गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है जिसमें आप कंट्रोल सीखते हो, ठीक है, फिर हम टीचिंग में भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो इमोशनल एक्सप्रेशन को हम बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं अगर उनको सिखाया जा सके। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा? एवरी इमोशन इज अकम्पेन्ड बाय फीलिंग, है ना। हर इमोशन के साथ फीलिंग्स जुड़ी होती है, कभी गुस्से की फीलिंग, कभी डर की फीलिंग, कभी हंसी की फीलिंग, कभी उदासी की फीलिंग, वो जुड़ी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप, ओ सॉरी एक क्वेश्चन रहता है अभी, आई एम रियली सॉरी, आई थॉट कि खत्म हो गया है। कोई नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं कई बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा, मतलब कौन सा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आता है, ये आपको बताना है। एक्यूमुलेशन ऑफ आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जब आप अपनी संकल्पनाएं बना लेते हैं, जब एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस तरह की कुछ हाइपोथेसिस आप बना लेते हैं। वेरीफाई करते हैं और जनरलाइजेशन करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस, तो भाई तीनों होता है, बट ये रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस नहीं होता है। ये कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियरिस्ट वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है जहाँ पे बच्चे को खुद का अपना दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स में बच्चे का कोई खास रोल नहीं होता है, हम जैसा कंडीशनिंग करेंगे वैसे वो सीख जाएगा। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम डेटा भी करते हैं इकट्ठा, प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं, जनरलाइज करके सॉल्यूशंस पर आते हैं, किसी एक सॉल्यूशन को सेलेक्ट। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एनकरेजेस अ डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग को एनकरेज करता है। देखिए डीप स्टाइल का मतलब होता है जब आप गहन रूप से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसको डीप स्टाइल बोलते हैं, है ना। ये थिंकिंग का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग कह लीजिए, आपकी रीजनिंग पावर है, उन चीजों को बढ़ाता है। आप बेसिकली जो आप जानते हैं उससे आप आगे बढ़ते हैं और आप बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी कंसेप्ट की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपने दिमाग को जो है हायर ऑर्डर जो स्किल्स होती है उनका भरपूर आप यूज करते हैं डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग में। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि हाफ का कितना इनवर्स होगा, है ना। हाफ का 1/2 है, तो इसका इनवर्स आपको पता है 2/1 होगा। तो ये है व्हाट इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर, या फिर लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। हाउ मच मिल्क वुड यू यूज टू मेक हाफ ऑफ द टी, आप आधी वो चाय बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, मतलब
आधी मात्रा में अगर चाय बनानी है आपको, तो आप कितना, मतलब सपोज आपकी डेली 5 कप चाय बन रही है, तो अब आपको 2.5 कप चाय बनानी है, तो आप कितना क्या यूज करेंगे, ये हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है व्हाट डज इट मीन टू से दैट एडिशन इज ऑपोजिट टू सब्ट्रैक्शन। इस बात का क्या कहने का मतलब है कि एडिशन का ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने। तो इन क्वेश्चन में से कौन सा डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग को मतलब एनकरेज करता है, ये आपको बताना है। देखिए दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, हाफ का इन्वर्स क्या होगा, ये नहीं होगा, प्राइम का क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको डीपली सोचने का इतना मौका मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। आप क्या सोचेंगे, आप एक सरफेस टाइप की चीज हो गई, नहीं ये चीज इतनी है, ये चीज ऐसी है, आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं। अब हाउ मच मिल्क वुड यू यूज टू मेक हाफ ऑफ द टी, तो आपको पहले 5 थी, 5 कप में आप जो है मान लीजिए 2 कप दूध डाल रहे थे या 3 कप दूध डाल रहे थे, अब आप उसका आधा कर देंगे, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, जब आप ये बताए, आप एक्सप्लेन करेंगे किसी को भी एडिशन जो है वो सब्ट्रैक्शन से किस तरह से ऑपोजिट है, किस तरह का इन दोनों का रिलेशनशिप है, तो आप यहाँ पर डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग का यूज करेंगे, आप डीपली इस चीज को सोचेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लर्निंग इज एवरीथिंग वी नो इज लर्नड। तो लर्निंग क्या है ये आपको बताना है। तो लर्निंग क्या है, एवरीथिंग वी नो इज लर्न, जो भी हम जानते हैं वो सीखा जाता है, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया होता है। ओके, ए रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, या फिर एक परमानेंट जब इन्फ्लुएंस हो जाता है बिहेवियर पर, हमारी नॉलेज पर, हमारी स्किल पर, उसको लर्निंग बोलते हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है और मेजरेबल है, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एज लेवल, या फिर किसी एज लेवल तक पर्टिकुलर है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ईजी है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट कि आप लोग आंसर करें इस चीज का फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मैंने लर्निंग में बताया था कि एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, यानी कि परमानेंट इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर पर, नॉलेज पर और स्किल पर। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्वर होता है और इनडायरेक्टली भी होता है ना, कुछ चीजें आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, हमारे अंदर से चलती रहती हैं और हमें पता है कि लर्निंग कुछ ना कुछ होती है, किसी एज लेवल तक भी नहीं होगा। या फिर एवरीथिंग वी नो इज लर्नड, ये हम ये नहीं कह सकते कि जो भी हम जानते हैं वो सीखा हुआ है। कई बार हैबिचुएशन होती है, कई बार कई चीजें होती हैं, तो वो लर्निंग का पार्ट नहीं बनती है, मतलब वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, उनको हम लर्निंग कहते ही नहीं है। ओके, तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड शोज नो इंटरनलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। मतलब कौन सा लेवल है जहां पर बच्चे के अंदर कोई भी इंटरनलाइजेशन नहीं होता है, मतलब अंतरीकरण नहीं होता है नैतिक मूल्यों का। एंड द मोरल रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, और एक्सटर्नल रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट जो होते हैं उसी पर डिपेंड करता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको काफी करा चुकी हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्री कन्वेंशनल। ईजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है बहुत मेच्योर नहीं होता है। बेसिकली कोलबर्ग ने ये बोला था कि क्योंकि इनकी थ्योरी जो है काफी उस पर इन्फ्लुएंस था पियाजे का, तो ये मानते थे कि जब तक बच्चा कॉग्निटिवली रेडी नहीं होता वो किस तरह से इंटरनलाइज करेगा किसी भी चीज को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जहां पर रिवॉर्ड, पनिशमेंट और इन सब चीजों से उसकी मोरालिटी डिफाइन होती है। नेक्स्ट है रीजनिंग ऑफ चाइल्ड इज नॉट लॉजिकल एंड इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन रेदर देन ऑन सिस्टमैटिक लॉजिक। कि जो बच्चे की रीजनिंग होती है वो लॉजिकल नहीं होती है और वो उसकी इंट्यूशन पर होती है। इंट्यूशन कहते हैं ना कि अंतर्बोध होता है एक तरह से, हमें ये लग रहा है, रेदर देन ऑन सिस्टमैटिक लॉजिक। लॉजिक के बारे में सोचकर बच्चा अपने इंट्यूशन पर सोचता है कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो ये ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर रीजनिंग की बात हो रही है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए फटाफट से। सेंसरी मोटर, वही 4 स्टेजेस आपके सामने हैं। सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, है ना। 4 स्टेजेस जो पियाजे ने दी थी। तो बताइए, देखिए यहाँ पर जो रीजनिंग है वो लॉजिकल नहीं होती है। दैट मीन्स कि लॉजिक पर बेस ना होकर बच्चे की अपनी ही इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन कब आएगी, जब वो बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक होगा। ईगोसेंट्रिक बच्चा कौन से स्टेज में होता है, ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल में होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए ऑफ लर्नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड नहीं है, तो इंडिविजुअल्स एबिलिटीज असेस्ड एक्यूरेटली, कि भाई उनकी जो एबिलिटीज हैं उसको सही ठीक प्रकार से आकलन किया जाए। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप व्यक्तिपरक या फिर व्यक्तिगत रूप से आप इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता लगाएं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट्स, या फिर जो विशिष्ट प्रतिभाएं होती हैं उनकी पहचान करना। तो देखिए यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर जा रहे हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर जा रहे हैं कि वो किस तरह से सीख रहा है, उसकी एबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, उसको किस तरह की इंस्ट्रक्शन चाहिए जिससे वो बेहतर तरीके से सीख पाए, या फिर किसी बच्चे में कोई स्पेशल टैलेंट है या फिर कोई स्लो लर्नर है, तो इसके लिए आपको सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड
पता लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी क्लास में डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी ये चीज़ें पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग। तो थिंकिंग के बारे में कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है, वो बतानी है। गाइज मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ध्यान ना हमेशा इंग्लिश वाले पोर्शन पर रहता है, क्योंकि मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हूँ इंग्लिश में, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड सरकारी स्कूल का ही रहा है। हम भी ऐसे पढ़े, मतलब बड़े हैं, सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। लेकिन वही है, टाइम के साथ साथ जो है मीडियम वगैरह इंग्लिश ही रहा, तो इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस हो गया, इसलिए मैं बार बार हिंदी पे नहीं जा पाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आप लोगों को इग्नोर कर रही हूँ, बस ये होता है कि मेरा ध्यान फिर एक जहाँ पर ऑब्वियसली जिसमें मेरी फ्लुएंसी होगी, यानी कि मैं इंग्लिश में पढ़ी हूँ, तो मैं इंग्लिश में ही मेरा फोकस लग के वहाँ से मैं आपको ज़्यादा बेटर समझा सकती हूँ। अगर मैं हिंदी में जाऊँगी तो मुझे एक पर्टिकुलर टर्म नहीं समझ में आएगी, तो उससे थोड़ी रुकावट होती है, इसलिए मैं बार बार वहाँ पर नहीं जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लें यहाँ साइड से देख के, है ना, इतनी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका थिंकिंग के बारे में कि कौन सी ठीक नहीं है। भाई थिंकिंग यूजेस इमेजेस एंड लैंग्वेज। तो थिंकिंग में हम इमेजेस का यूज़ करते हैं और लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। थिंकिंग इज ए फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, या फिर थिंकिंग एक टाइप है इन्फॉर्मेशन प्रोसेस का, कि वैसे इन्फॉर्मेशन आती है फिर हम सोचना शुरू कर सकते हैं, डिकोडेड कोडेड ये सब चीज़ें चलती हैं। थिंकिंग इज अ सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, ये एक कॉग्निटिव टाइप का प्रोसेस है। या फिर थिंकिंग एंड लैंग्वेज एंड अनरिलेटेड, है ना, ये चार चीज़ें आपके सामने हैं, आपको इनकरेक्ट बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा पढ़ लिया करो, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम इनको मतलब मिसरीड कर लेते हैं कई बार। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थिंकिंग जो है वो लैंग्वेज और थिंकिंग जो है वो अनरिलेटेड है, ये गलत है। थिंकिंग और लैंग्वेज दोनों के बारे में बात जो है पियाजे भी करते हैं और वाइगोत्स्की भी करते हैं। हालांकि वाइगोत्स्की लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं और जो पियाजे है वो थिंकिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन स्टिल हम लोगों को इतनी चीज़ याद रखनी है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में इंटर रिलेशन तो होता ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि थिंकिंग अलग है और लैंग्वेज आएगी नहीं। आप जो सोचते हैं वही बोलते हैं, तो दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7th क्वेश्चन पर। Which of the following is a supplementary law of learning propounded by Thorndike? So यहाँ पर law of readiness है, law of multiple responding है, या फिर multiple response भी बोलते हैं इसको, या फिर law of exercise and law of effect। तो ये बताना आपको सप्लीमेंट्री लॉ कौन सा है ना। कुछ तो प्राइमरी लॉज थे इनके जो बिल्कुल प्राइमरी होते हैं, इनिशियल लॉज बताए थे इन्होंने, और उसके बाद कुछ हैं जो पूरक लॉज होते हैं ना, मतलब मेन जो होते हैं वो 3 बताए थे इन्होंने लॉज, और बाकी बहुत सारे इन्होंने पूरक कह सकते हैं पूरक नियम भी होते हैं इनकी थ्योरी में जो है, जैसे लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी है। तो ये सारे हैं जो उनके सप्लीमेंट्री लॉज थे। तो देखिए इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट, ये इनके मेन थे, प्राइमरी लॉज थे, ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्डिंग है, ये इनका एक तरह का सप्लीमेंट्री लॉ था, यानी कि पूरक कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये सेकेंडरी है, जबकि ये रेडीनेस, इफेक्ट और एक्सरसाइज जो है इनके प्राइमरी लॉज थे, मतलब ये मुख्य थे। और इसके बाद जो है जो होते हैं ना सब लॉज बोल सकते हैं आप इनको, तो वो था मल्टीपल रिस्पॉन्सिंग वाला लॉ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following category of intelligence is not suggested by Howard Gardner in his multiple intelligence theory। तो कौन सी चीज के बारे में उन्होंने जो है डिस्कस नहीं किया है, ये आपको बताना है अपनी थ्योरी में। उन्होंने जो है 8 तरह की इंटेलिजेंस दी थी पहले, उसके बाद उन्होंने 9वीं की भी बात की थी, जो स्पिरिचुअल वे में, रिलीजियस वे में बात की थी, लेकिन बेसिकली 8 ही दी थी। और 9th पर जो है उन्होंने बोला था कि कुछ लोगों में इस तरह की चीजें भी पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन सी जो है नहीं है पार्ट, ये आपको बताना है। मैथमेटिकल स्किल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल या फिर प्रैक्टिकल। तो देखिए लॉजिक ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स के नाम से उन्होंने दी थी, म्यूजिकल भी दिया था उन्होंने, इंटरपर्सनल भी दिया था, बट प्रैक्टिकल की उन्होंने बात नहीं की है, मतलब प्रैक्टिकल जैसा कुछ उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है हावर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इनमें से कौन सी जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर आधारित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है प्रॉब्लम बेस्ड, डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी और डेमोन्स्ट्रेशन। देखो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में एक मतलब देखिए वैसे तो ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, इवन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जो होता है एजुकेशन होता है उसमें सारी चीजें यूज की जाती है इनमें से, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है जहां पर फोकस जो है चाइल्ड पर रहता है और चाइल्ड जो है वो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, तो वो आपको बताना है जहां पे चाइल्ड जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है किसी चीज में। तो देखो क्लियर कट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बच्चा अपने आप करता है, डिस्कवरी में भी, गाइडेड डिस्कवरी में भी वो अपने आप लगा होता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में बेसिकली टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है।
अगर टीचर पढ़ा रहा है या फिर क्लास चल रही है तो टीचर जो डेमोन्स्ट्रेशन करता है उसमें बच्चा लगा रहता है। अगर मान लीजिए 40 बच्चों की क्लास है और 2 बच्चे अगर डेमो भी दे रहे हैं तो ये 38 तो आपके पैसिवली सुन रहे होते हैं ना, मतलब एक्टिव वैसे हो सकते हैं बट वैसे एक्टिवली उसमें रोल इनका नहीं होता है, वो 2 बच्चे ही करेंगे वहां पर। तो कहने का मतलब है कि ये वैसे डेमोन्स्ट्रेशन कोई गलत नहीं है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इन सबसे ज्यादा कम थोड़ा सा एक्टिव होता है, इसमें थोड़े से पैसिव होते हैं बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको ये बताना है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है। ये क्वेश्चन भी इजी है अकॉर्डिंग टू मी। पहला है एंग्जाइटी, नीड फॉर अचीवमेंट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, प्रेज, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा। देखो एंग्जाइटी जो होती है, चिंता, कहते हैं कि मोटिवेशन के लिए थोड़ी चिंता जरूरी है। जब तक आपको थोड़ी सी चिंता नहीं होगी ना तब तक काम नहीं बनता है। तो ये एंग्जाइटी होगा, हालांकि यहाँ पर ये जो एंग्जाइटी वर्ड है थोड़ा सा नेगेटिव है, वैसे हम कहते हैं स्ट्रेस। लो लेवल ऑफ स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट। ओके, लो लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। हाँ भी आपको टेंशन है आपकी जिंदगी में क्या करना है, आपको ये वो जो भी है, तो वो जरूरी होता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाए तो वो डिप्रेशन का रोल ले सकता है ना। एंग्जाइटी, मुझे लगता है इंग्लिश में इसका वर्जन स्ट्रेस होना चाहिए था। खैर मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिया जिस भी एग्जाम से आया। उसके बाद है नीड फॉर अचीवमेंट, तो ये ओब्वियसली इंट्रिंसिकली है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आप कितनी आकांक्षा आपकी कितनी ज्यादा ऊंची है, आप कितना अचीव करना चाहते हैं, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ कितनी चाहते हैं, ये आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन होता है। लेकिन प्रेज इज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, है ना, प्रशंसा जो है, क्योंकि प्रशंसा जो है कोई और ही करेगा, आप थोड़ी ना करेंगे। तो और किसी से तारीफ पाना जो है वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट आप कह सकते हैं अपने आप को, यानी कि बाहरी रूप से आप उसमें अभिप्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर। मतलब फीडबैक जो हम कहते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं हम, जब कोई बच्चा कुछ काम करता है उसके बाद हम उसे जो भी प्रतिक्रिया देते हैं वो फीडबैक होता है। और रीइंफोर्समेंट, इसको सुदृढ़ीकरण या फिर हम पुनर्बलन भी बोल सकते हैं। तो वो कब देना चाहिए मतलब टीचर को, ये है क्वेश्चन। इमीडिएटली आफ्टर द डिजायरेबल बिहेवियर सीन, जैसे ही आपने देखा कि डिजायरेबल बिहेवियर आपने देख लिया है उसके बाद आपको फीडबैक देना चाहिए। सारे टीचर्स के सामने देना चाहिए, जब क्लास का कंक्लूजन हो जाए तब देना चाहिए, या फिर बिफोर द स्टूडेंट लीव फॉर होम, या फिर बच्चे के जाने से पहले देना चाहिए जब वो घर पे जाए। तो देखिए जहां तक फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट की है, जब आपको लग गया कि डिजायरेबल बिहेवियर जो आप चाहते थे, वांछनीय व्यवहार आपने देख लिया है, तो आप उसके इमीडिएटली बाद फीडबैक दें। अगर बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो आप वेरी गुड को थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं कि आपने इतना अच्छा किया, आपके ये मूव्स बहुत अच्छे थे, आपने ये सब अच्छे से किया, और साथ ही साथ कोई रिइंफोर्समेंट या पुनर्बलन भी आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मेनी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले ए गेम कॉल्ड होम इन किंडरगार्टन। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेलना चाहते हैं, घर घर जो कहते हैं ना, घर घर खेलना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, हाउ डज ए चाइल्ड बेनिफिट फ्रॉम द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से किस तरह से एक बच्चे को बेनिफिट मिलता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। The game should be encouraged as it gives the teacher a chance to assess the students. गेम्स इसलिए encourage करने चाहिए, इसलिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वो शिक्षक को छात्रों का आंकलन करने का मौका देते हैं। या फिर खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ये बच्चों को मस्ती करने का समय देते हैं। ठीक है, पहले में है कि हम असेस कर रहे हैं, दूसरे में हम एंजॉय कर रहे हैं, फन मिल रहा है थोड़ा सा। या स्पोर्ट शुड बी एनकरेज बिकॉज इट प्रमोट्स न्यू कॉग्निटिव स्किल्स, या फिर इससे नई संज्ञानात्मक कौशल जो है उनका विकास होता है। या फिर इट शुड नॉट बी प्रोमोटेड, इसको प्रमोट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि स्लो डाउन करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। तो देखिए, तो नेगेटिव है तो इसको तो हम पहले एलिमिनेट कर देंगे। सिर्फ फन और असेसमेंट के लिए नहीं करते हैं हम, बेसिकली स्पोर्ट्स के साथ बहुत सारी नई कॉग्निटिव स्किल्स बच्चे सीखते हैं, कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं चीजों को। जब एक्टिविटी खेलते हैं तो अपनी प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने थॉट्स को, टीम में काम करते हैं और बहुत सारी चीजों पर काम चलता है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस लगातार जारी रहता है। तो कॉग्निटिव स्किल्स को इनहैंस करता है स्पोर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रिया एंड अनन्या आर कोलैबोरेटिंग ऑन अ डिजाइन फॉर एन आइडियल कम्युनिटी। प्रिया और अनन्या दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं एक चीज पर, आइडियल कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, फॉर एन आइडियल कम्युनिटी, एक डिजाइन करना है उनको, आइडियल कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए। तो उनका जो लेआउट होगा टाउन का, मतलब एक टाउन है वहां पर कैसी एक कम्युनिटी होनी चाहिए। तो उनको 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस ऐड करने ही करने हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं, वो भले ही ग्राम सभा हो सकती है या फिर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं, कुछ भी। तो 5 उनको ऐड करने ही करने हैं। और मतलब ये टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन है उनको कि भाई 5 आपको ऐड करने हैं, तो आप आगे देख लेना। तो इवैल्यूएट करो इस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को कि कैसे रिलेट करती है ये।
तो ये प्रॉपर यूज ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है बिकॉज द स्टूडेंट्स आर गिवन पैरामीटर्स ऑफ हाउ टू कंप्लीट देयर डिजाइन। तो ये पूरी तरह से एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है क्योंकि बच्चों को यहाँ पर पैरामीटर्स दिए गए हैं कि आपको किस तरह से कैसे कंप्लीट करना है अपना डिजाइन। तो ये पैरामीटर्स, तो देखिए यहाँ पर ये पैरामीटर्स नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर केवल उनको ये बताया गया है कि आपको एक डिजाइन करना है और 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस ऐड करने हैं। कोई सेट पैरामीटर्स नहीं है कि इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, ये चीजों को आप इंक्लूड करेंगे, केवल ये 2 चीज बोली गई है। This is not a proper constructive approach because the students are being directed by the teacher's instruction। तो टीचर इंस्ट्रक्शन टीचर ने पहले दे दी तो कंस्ट्रक्टिव तो है ही ना भाई, तो ये नहीं कह सकते कि कंस्ट्रक्टिव है ही नहीं। अब बच्चे को खुद कंस्ट्रक्ट करना है अपना डिजाइन, टीचर तो इंस्ट्रक्शन देगा ही पहले कि किस पर आपको काम करना है, आपने टीचर ने इंस्ट्रक्शन दे दी, हाँ यहाँ पर बच्चे कंस्ट्रक्ट खुद करेंगे। तो ये कह रहे हैं, इस बी ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि ये रचनात्मक है ही नहीं, तो ये गलत है। ये रचनात्मक तो है क्योंकि एक प्रोजेक्ट मिला है प्रॉपर। दिस इज एन एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बिकॉज इट डायरेक्ट्स देम इन लर्निंग अबाउट द 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए ये बहुत ही एक्सीलेंट टाइप की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है क्योंकि यहाँ पर उनको डायरेक्ट मतलब उनको 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में लर्न करने को मिलेगा। तो जब वो अपनी कम्युनिटी डिजाइन करेंगे तो उनको कोई भी 5 इन सोशल इंस्टीट्यूशन ऐड करने हैं तो वो अपनी मर्जी से करेंगे और हर एक को इवेलुएट करके करेंगे, तो वो कंस्ट्रक्शन अपनी खुद करेंगे। तो ये एक्सीलेंट बोल सकते हैं इसको आप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सटीक जा रहा है। उसके बाद दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अलाउ फॉर द टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये इस लिहाज से हम इसको गुड नहीं कहेंगे, है ना। यहाँ पे आ रहा है क्योंकि बच्चे 5 नए प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में लर्न करेंगे और अपनी एक नई समझ लेके आएंगे, मतलब एक आइडियल कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए, कौन से 5 प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन वो ऐड करेंगे उस आइडियल कम्युनिटी में, वो देखने वाली बात होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग बट ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग प्रोसेस। कि जब भी कोई प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, एक सुखद अनुभव होता है, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके लर्निंग पर। तो ये कौन सा थॉर्नडाइक का बेसिकली लॉ है, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स, क्विकनेस, प्रैक्टिस या इफेक्ट। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर कोई चीज आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है तो आप यू आर मोर लाइकली टू रिपीट दैट, है ना। आप चाहते हैं कि आप उस चीज को रिपीट करेंगे। अगर आपको कोई चीज से अप्रिशिएशन मिलता है तो ऑब्वियसली अगर आपको अप्रिशिएशन बहुत पसंद है तो आप उस चीज को रिपीट करेंगे, और किसी चीज से अगर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट है तो आप उसको नहीं रिपीट करेंगे। तो ये इफेक्ट होता है किसी भी चीज का जब आप कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट होगा। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे अपने लॉज दिए थे तो उसमें से एक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू डिफाइन सोशियो कल्चरल लर्निंग। तो सोशल कल्चरल लर्निंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ए स्टूडेंट लर्न्स द सोशल कल्चरल नॉर्म्स, तो इसका मतलब यह है कि आप सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को सीखते हैं। लर्निंग प्रोसेस दैट चैलेंजेस स्टूडेंट टू लर्न अबाउट कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ देयर पीयर्स, या फिर दोस्तों का जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको सीखते हैं, तो बिल्कुल गलत है। द इम्पैक्ट दैट सोशल कल्चर नॉर्म्स हैव ऑन स्टूडेंट्स, या फिर सोशल और कल्चरल नॉर्म्स का बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये है। या फिर द आइडिया दैट स्टूडेंट्स एनवायरमेंट प्लेज ए रोल इन हिज और हर लर्निंग, या फिर ये आइडिया है कि बच्चों का एनवायरमेंट जो है किस तरह से उसकी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। तो देखो ये भी नहीं होगा। सोशल कल्चर नॉर्म्स नहीं सीखता है। सोशल कल्चर लर्निंग का मतलब है कि जब भी बच्चा लर्निंग करता है तो जो उसका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड हो रहा है वो किस तरह से उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, यानी कि किस तरह से उसको सही बनाता है ना। फैसिलिटेट मतलब आसान बनाता है, सुगम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The process of teaching learning should be that the process of teaching learning should be such that, तो teaching learning process किस तरह का होना चाहिए। It fulfills the physical, social and cultural preferences of all the children, instructed by the teacher, done only with intelligent students in mind, is authoritative। authoritative नहीं होना चाहिए, सिर्फ intelligent students को उसमें रख के नहीं किया जाता, और सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर बच्चों की कल्चरल, फिजिकल, सोशल प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखना जाना चाहिए, उनकी नीड्स को पूरा करने वाला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर इंटीग्रेटेड टीचिंग डज नॉट इंक्लूड। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है, जैसे कि जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं अलग से, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, आप इन सबको इंटीग्रेट करते हो, है ना। आप इनको मिला जुला कर पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का साइंस से कोई संबंध नहीं है, मैथ्स का सोशल साइंस से कोई संबंध नहीं है, आप इंटर रिलेट करके एकीकृत करके पढ़ाने की कोशिश करते हो, ये होता है। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है, रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट
भाई कंसेप्ट्स के बीच रिलेशनशिप होनी चाहिए जब आप पढ़ा रहे हैं। लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक अलोन, सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, एम्फेसिस ऑन प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट वर्क तो करते ही हम, इंटीग्रेटेड हो चाहे कोई भी करिकुलम हो, हम प्रोजेक्ट वर्क तो हमेशा चाहते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क हो। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी ठीक है, और आप सारे कंसेप्ट में रिलेशनशिप भी वो करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, आपको मिक्स करना है चीजों को, कोई भी चीज एक मतलब अलग से ना हो कि एक उसका कोई वैल्यू नहीं है वो अलग से वो इंपॉर्टेंस रखती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे कंसेप्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाना इंटीग्रेटेड करिकुलम का एक टारगेट नहीं होता है। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज, है ना, ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आईपी पेवलोव, एल्फ्रेड बिने, जेबी वॉटसन, जेम्स, विलियम जेम्स। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए कौन है फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो देखिए फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म है यहाँ पर जेबी वॉटसन, ठीक है। वॉटसन इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद की जो नींव रखी थी इन्होंने रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन है इन साइकोलॉजिकल एजुकेशन द एंड ट्रेनिंग द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के नेचर को एक तरह से स्टडी करना और इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है इसको स्टडी करना, ये कौन सी साइकोलॉजी होती है? सोशल, एजुकेशनल, डेवलपमेंटल या फिर पर्सनालिटी। देखियो ये एक थोड़ी डिफरेंट ब्रांच होती है। ये क्वेश्चन मैंने डीएसएसपी से लिया है। वहां पर हालांकि 4th जो ऑप्शन था वो गलत था, उन्होंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी दिया हुआ था, मतलब डी ऑप्शन जो था मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है क्योंकि करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। और उन्होंने दिया हुआ था एबनॉर्मल साइकोलॉजी, यानी कि एबनॉर्मल को क्या कहेंगे, असामान्य या कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल तो वो होती है जब एबनॉर्मल बिहेवियर को आप स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। वो इसका आंसर नहीं था, वो क्वेश्चन ही गलत था, तो मैंने इसको थोड़ा करेक्ट कर दिया और ऑप्शन नंबर डी आपके लिए डाल दिया यहाँ पर। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। Which of the following theorist suggested that children's thinking does not go entirely smooth? तो कौन से थियरिस्ट कहते हैं कि बच्चों की जो लर्निंग है वो स्मूथ नहीं जाती है, ठीक है। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस है, पियाजे, डेवी, वाइगोत्स्की, मारिया मोंटेसरी। मैं इस क्वेश्चन को कई बार करा चुकी हूँ और कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये ऐसे क्यों है या वैसे क्यों है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो स्मूथ की बात करते हैं, जो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है एक स्मूथ प्रोसेस है, कोई रुकावट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं है, आप लगातार बस धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ग्रो करते जाएंगे, वो स्टेजेस नहीं देते हैं। तो कौन कौन स्टेज नहीं देते हैं? जॉन डेवी स्टेजेस की बात नहीं करते हैं, विगोत्स्की स्टेजेस की बात नहीं करते हैं, मारिया मोंटेसरी जो है वो स्टेजेस की बात नहीं करती है। इन सब के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो है बहुत ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, और उसमें कोई ऐसी स्टेज जैसी पर्टिकुलर नहीं होती कि भाई इतने एज ग्रुप के बच्चों में ये चीजें दिखेंगी फिर एकदम से दूसरे स्टेज में चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं करते। लेकिन पियाजे स्टेजेस की बात करते हैं कि स्टेजेस में डेवलपमेंट पड़ती है। हर स्टेज के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने कुछ डायलेमास होते हैं, वो उनको कैटर करते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से, और बीच में कुछ कुछ रुकावटें होती जाती हैं, हर स्टेज की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बात करते हैं जीन पियाजे कि वो स्मूथ प्रोसेस नहीं है। और एक क्वेश्चन जो डाउटफुल था, सर्वे वाला आई थिंक क्वेश्चन था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में था। उस क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द एग्जिस्टिंग नॉलेज इज यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, कुछ ऐसा था। तो वहां पे कुछ कमेंट देखे थे, किसी को प्रॉब्लम थी शायद, है ना। लास्ट टू लास्ट वीडियो का 6th क्वेश्चन था। तो देखिए उसमें मैंने सर्वे मेथड बताया था कि आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। देखो क्या होता है ना, सर्वे के थ्रू हम फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, है ना। फैक्ट्स क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स जो भी आपके सामने आते हैं। जब आपके सामने जस्ट फैक्ट्स होते हैं तो आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते। अगर जो फैक्ट आया 15 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे है, एज इट इज है, ये फैक्ट हो गया। लेकिन इंफॉर्मेशन बनती है उसके बाद। इंफॉर्मेशन जब बनती है जब आप इन फैक्ट्स के साथ आप एक नॉलेज डाल देते हैं, आप एक कंक्लूजन निकालते हैं, आप इन फैक्ट्स को जो है मीनिंगफुल बनाते हैं, तब वो इन्फॉर्मेशन बनती है, तब वो हमारे सामने आती है। अब हमें पता है कि 15 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त जो मनाए जाते हैं दोनों, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ये फैक्ट है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? जब आप इस मीनिंग के पीछे जाएंगे तो वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जब आपके पास, मतलब मीनिंगफुल फैक्ट जब आपके पास जाएगा, वो इंफॉर्मेशन बन जाता है कि भाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये हुआ था उस दिन। तो अब ये फैक्ट नहीं रहा, अब ये इंफॉर्मेशन बन जाती है।
तो सर्वे मेथड में क्या होता है कि आप पहले फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद आप अपने कंक्लूजन बनाते हैं कि ये चीज इस तरह से थी, ये चीज इस तरह से थी, इसलिए ये फैक्ट्स हुई, इसलिए ये चीज आई है ना। तो आप क्या करते हैं, फैक्ट्स को जब आप मीनिंग दे देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। और सर्वे में आप पहले फैक्ट्स पर काम करते हैं, उसके बाद उनको मीनिंग देने के बाद जब आप पब्लिक के सामने लेकर आते हैं कि हमने ये सर्वे किया था, इसमें ये चीजें निकल कर आई, ये इसलिए निकल कर आई क्योंकि ये पॉसिबल रीजंस थे या फिर जो भी थी, तो तब वो इंफॉर्मेशन बनती है। तो उस 6th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ई करेक्ट रहेगा। जहां तक उसके अदर मेथड्स की बात थी, कुछ लोग कह रहे थे कि इंडक्टिव रीजनिंग मेथड हो सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग मेथड हो सकता है, तो वो मेथड्स नहीं होंगे। वहां पर आपको जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज मींस आपके पास जो फैक्ट्स हैं उनसे आपको कंक्लूजन्स निकालने हैं, वो आप सर्वे मेथड में करते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव में आप ये नहीं करते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव जो चीजें हैं वो अलग चीजें होती हैं सर्वे से, ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन ये था, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा उसका। क्वेश्चन है विच इज नॉट द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं इंडिविजुअल्स में, यानी कि इंसानों में या फिर बच्चों में आप कह सकते हैं, लर्नर्स में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसका कौन सा कारण नहीं होता है। तो ये आपके सामने 4 कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है हेरिडिटी, एनवायरमेंट, मैच्योरिटी एंड गाइडेंस। तो बताइए कौन सा कारण नहीं होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। देखिए हेरिडिटी तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि जीन्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि इसी की वजह से आपके चेहरे जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो वहीं से आ जाते हैं ना। अगर हम जीन्स की बात करें तो बच्चे जो होते हैं माता पिता के जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं, उनके फेसेस भी डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट ट्रेट्स उनके अंदर आते हैं। मतलब माँ बाप के गुण तो आते हैं, लेकिन वो एक बच्चा पर्टिकुलर दूसरे बच्चे से भिन्न होगा। कहने का मतलब ये है, अपने माँ बाप से ही डिफरेंट है तो सोचो बाकी दुनिया से तो अलग होंगे। फिर एनवायरनमेंट का पूरा फर्क पड़ता है। एक बच्चे को ऐसे हेल्दी एनवायरनमेंट में रखा जाए और एक को बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में रखा जाए, तो दोनों में ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर मैच्योरिटी और गाइडेंस की बात करती है, तो मैच्योरिटी जो है वो कॉग्निटिव, उस पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। तो मैच्योरिटी भी ऑफ कोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर इन मैच्योरिटी लेवल ऑल्सो। अब नेक्स्ट है गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें वैसे देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो पहले 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइडेंस इज नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब ये कारण नहीं हो सकता इंडिविजुअल डिफरेंसेस आने का। हो सकता है कि आप को चोरी करने की लत पड़ गई हो, फिर आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाए तो आप सुधर सकते हैं, लेकिन अगेन हो सकता है कि आप फिर से चोरी करने लग जाए। तो बात वो है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का इफेक्ट नहीं होता है कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे जेंडर स्कीमा थ्योरी की। इट वाज प्रपोज्ड बाय होम। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बेसिकली ये थ्योरी बात करती है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में जितने भी जेंडर टाइपिंग होती है, जेंडर टाइपिंग बेसिकली उसमें आपके सारे कंसेप्ट्स आ जाते हैं, स्टीरियोटाइपिंग, आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स। तो इन सभी रोल्स को हम किस तरह से सीखते हैं, सोसाइटी के द्वारा किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं और हम इनको कैसे स्ट्रांगली मेंटेन करके रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द जेंडर स्कीमा थ्योरी एंड इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय 1981 बाय सैंड्रा बैम। ठीक है, सैंड्रा बैम नाम की लेडी थी, उनके द्वारा इसको दिया गया था। तो इन्होंने जेंडर स्कीमा थ्योरी को फर्स्ट प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट गॉट 47 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन ए सब्जेक्ट अंडर स्कोलिस्टिक एरिया। दिस स्कोर विल कन्वर्ट इनटू विच ग्रेड, आई मीन किस ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 100 में से एक बच्चे को 47 मार्क्स मिले हैं तो सीसी के अकॉर्डिंग किस ग्रेड सिस्टम में आएगा वो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो B2, C1, C2 और B1 ये कुछ ऑप्शन है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं एग्जाम में, और ये डीएसएसबी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इतना मार्क्स है तो ये किसके अंडर आएगा, और वो भी मार्क्स पूछे जाते हैं कि 40% वेटेज किसको है, एसए को है, एफए को है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो जब हम सीसी को पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो नया सिस्टम है ये 100 मार्क्स की ग्रेडिंग का, वो मैं बता देती हूँ एक बार। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चलिए मैं आपको A1 A2 से बता देती हूँ। तो A1 के अगर हम अंदर जाएंगे तो A1 हम होता है 91 to 100। उसके बाद आती है A2 की बारी। तो A2 है आपका 81 to 90 के बीच। उसके बाद है आपका B1, तो B1 है आपका 71 to 80 के बीच। उसके बाद आता है B2, और B2 है आपका 61 to 70 के बीच। फिर आता है C1 एंड C2। तो C1 के अंदर आपका आता है 51 to 60, और अगर हम C2 की बात करें तो इसके अंदर आपका आता है 41 to 50। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C2, क्योंकि 47 हमारा स्कोर है।
और अगर हम D1 की बात करें, D1 भी होती है ग्रेड 35 to 40 और अंडर 35 यानी कि 34 भी है अगर, तो वो आपका किसमें आ जाता है, आ जाता है आपका D1 और D2 के भी कुछ इसमें वो है, सॉरी D1 तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो D2 में या फिर E कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरा ग्रेडिंग चार्ट है। वैसे जो ग्रेडिंग चार्ट है वो आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स का थोड़ा अलग होता है, मतलब अब क्योंकि सीसी में भी कुछ बदलाव आए, पहले SA FA थे, अब वापस यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ओके, तो ग्रेडिंग थोड़ा वेरी कर सकती है, बट एक्चुअल में अगर हम इस 47 मार्क्स को देखें तो इस C2 के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एट विच स्टेज जेंडर आइडेंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में किस एज में जाके जेंडर आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। यहाँ पर कॉन्स्टेंसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है, कि पहचान हो जाती है कि भाई लिंग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंसी की बात नहीं होती है। कॉन्स्टेंसी में क्या होता है कि आपके अंदर फिक्स हो जाती है फीलिंग्स जेंडर आइडेंटिटी की, ठीक है, आप अगर लड़के हो तो आप जिंदगी भर अब लड़के ही रहोगे, लड़की हो तो लड़की ही रहोगे, ठीक है, ये वाली चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर लिंग पहचान की बात है कि बच्चों को एक पहचान कैसे हो जाती है कि हाँ भाई दो जेंडर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल होते हैं, और ये थोड़ी मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर वो सामने किसी फीमेल को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये तो लड़की है या मम्मी है, जिस तरह से भी, ठीक है। तो देखिए 18 से 24 साल तक का बच्चा जो है उसके अंदर ये पहचान होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इस्टेब्लिश हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इस्टेब्लिश हो जाती है कि ठीक है जेंडर आइडेंटिटी होती है, जो दो जेंडर होते हैं, जैसे कि मेल हो गया और फीमेल हो गया, ठीक है, कि बॉय है तो बॉय को अलग से पहचान जाते हैं, गर्ल को अलग से पहचान जाते हैं। लेकिन इस स्टेज तक अभी उनमें ये सेंस नहीं होती है कि ये जेंडर जो है फिक्स होते हैं। इस स्टेज में वो उनको लगता है कि ठीक है अगर इस बॉय को भी हमने लड़कियों के कपड़े पहना दिए, लंबे बाल कर दिए, तो फिर ये लड़की बन जाएगा, मतलब। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, पर्टिकुलर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो थोड़ी उनको पहचान एस्टैब्लिश हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट अपीयर सेंट्रल टू लर्निंग। मतलब लर्निंग में बहुत ही ज्यादा केंद्रीय है, ये कौन से कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये आपको बताना है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, प्रॉक्सिमिटी, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड कल्चर एंड लैंग्वेज। सो वाइगोत्स्की की बात हो रही है तो कल्चर और लैंग्वेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, और कल्चरल टूल्स की उन्होंने बात की थी, जिसमें लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल उन्होंने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इनमें से कौन सा क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं है। फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है और मेमोराइजिंग। तो बताइए क्या होगा, स्मृतिकरण एक तरह से कह सकते हैं। तो फ्लुएंसी भी होती है, बारंबारता होती है, ठीक है, क्रिएटिव बच्चा जो है फ्लुएंसी शो करता है, मतलब सॉरी बारंबारता गलत बोल गई मैं, फ्रीक्वेंसी की वो बोल गई, यहाँ पर फ्लुएंसी की बात है, मतलब उसके अंदर थोड़ी फ्लुएंसी होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत सारे ऐसे मतलब आंसर्स को जनरेट कर सकता है बार बार, ठीक है, डेलिब्रेट होते हैं ये फैक्ट। लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज जो है वो बार बार आपको दिखा सकता है, मतलब जनरेट करके दिखा सकता है। आप कोई भी चीज उसको दोगे तो उस चीज को वो क्रिएटिवली हैंडल कर लेगा बार बार, ठीक है। ये होता है कि फ्लुएंट होता है उस चीज में, जैसे हम फ्लुएंसी बोलते हैं ना, इंग्लिश में फ्लुएंसी क्या होती है कि आपको बिना सोचे समझे आप मतलब बोलते जाते हो, यूज करते जाते हो उस लैंग्वेज का, आपको ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। तो क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं, फ्लुएंट होते हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी में। अब आती है फ्लेक्सिबिलिटी की बात। तो फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी थिंकिंग में, रिजिड नहीं होते हैं, है ना, अल्टरनेटिव चीजों को भी अपना सकते हैं, और उनको नए नए आइडियाज तभी आएंगे जब आप रिजिड नहीं होंगे। अगर आप फिक्स हो जाएंगे एक चीज पर तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो लचीलापन होता है। ओरिजिनलिटी होती है क्योंकि नोवेल अटरेंसेस भी कर सकते हैं, या फिर नोवेलिटी होती है, मतलब नयापन होता है, इनोवेटिवनेस होती है, इसलिए वो ओरिजिनलिटी कहलाती है। अब मेमोराइजिंग तो ये आपका बेसिकली ये तो रोड मेमोराइजेशन वाली चीज हो गई नहीं कि आप सिर्फ याद करके कोई चीज बता रहे हैं, तो वो तो सिर्फ एक ही आंसर आप बता पाएंगे। लेकिन ये फ्लुएंसी यही है कि ये बहुत सारे के साथ आते हैं और डेलिबरेटली आते हैं, है ना, मतलब इनके दिमाग में एकदम से आ जाता है कि हाँ भाई ये चीजें भी हम कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिव लोग ऐसे होते हैं। जैसे कि आप म्यूजिक में देख सकते हैं, नया नया म्यूजिक के लेकर आते हैं, हम आम लोग नहीं लेकर आ सकते हैं ऐसा म्यूजिक ना, जैसे ये लोग लेकर आते हैं, सोचते भी हैं और काम करते हैं, तो धीरे धीरे क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती भी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेवल ऑफ लर्निंग। तो ये कुछ लेवल्स ऑफ लर्निंग है, मतलब कुछ चीजें हैं जिनको अरेंज करना है आपको बेसिकली एक प्रॉपर लेवल में। तो पहला है फैक्ट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, विजडम। नेक्स्ट है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज एंड विजडम। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, विजडम। आई थिंक आई शुड नॉट रिपीट इट अगेन, है ना, थोड़ा बोरिंग लगेगा। चलिए बताइए क्या होना चाहिए। पहले देखिए, सबसे पहले हम फैक्ट्स को पढ़ते हैं। फैक्ट्स को पढ़ के जब हम फिक्स हो जाते हैं तब वो बन जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपके सामने आती है। इंफॉर्मेशन से हमें नॉलेज मिलती है, और नॉलेज के बाद जो है
हम उस नॉलेज को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, जो भी हमें नॉलेज मिली है। अगर हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे तो हमें विजडम नहीं प्राप्त होगा। मतलब ये प्रज्ञान जो है तभी आता है जब आप ज्ञान को अच्छे से समझ पाए हो। ज्ञान तो सब ले लेते हैं, लेकिन समझना अपने आप में बड़ा टास्क होता है। तो सबसे पहले आएगा फैक्ट्स, उसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन, उसके बाद नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड देन विजडम। और अगर आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी भी देखेंगे ना, तो उसमें भी नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन ही आना चाहिए। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया किससे एसोसिएटेड है? मेंटल डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है, बिहेवियरल है या फिर मैथमेटिकल डिसऑर्डर है? तो डिसलेक्सिया हम सभी को पता है ये एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने तो कभी भी ये मेंटल वाला मत लगा के आना, इट इज अ रीडिंग डिसऑर्डर एंड इट कैन बी करेक्टेड। इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेंटली इसमें कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, when the development of same subject is studied over a period of time, the study is, तो मतलब सेम सब्जेक्ट हो गया या फिर सेम वेरिएबल हो गया, है ना। अगर हम जनरल टर्म में देखें तो एक ही वेरिएबल को बार बार स्टडी किया जाता है और एक लंबे या छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फिक्स टाइम हो जाता है कि हम इसको बार बार इसी चीज को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इस तरह की डेवलपमेंट को या फिर इस तरह की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, लाइफ हिस्ट्री स्टडी, सर्वे स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ओके, यानी कि 9th का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4, जब एक ही चीज को ओवर ए लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बार बार स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रॉस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सूडो मेच्योरिटी। ठीक है, सूडो मेच्योरिटी कब आ जाती है ये आपको बताना है, ये कौन सी स्टेज में आ जाती है। देखो ये क्वेश्चन खैर मैंने एज इट इज उठाया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि जो सूडो मेच्योरिटी होती है ये चाइल्डहुड में ही आती है, ऑब्वियसली बी में ही आती है, लेकिन थोड़ा सा लेट आती है। तो अगर यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड आए आपके सामने ऑप्शन, तो आप हमेशा लेट चाइल्डहुड लगाना है इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है बहुत ज्यादा अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ज्यादा सोशलाइज हो चुका होता है, वो चीजों को समझ चुका होता है, तो इस तरह की मेच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस टाइम पे मेच्योरिटी आ जाती है, सूडो मेच्योरिटी। एंड ये सूडो होती है, दैट मीन्स कि पक्की वाली मेच्योरिटी नहीं होती जो एडोलेसेंस या अडल्टहुड में आती है। ये थोड़ी नकली सी या फिर ऐसी मेच्योरिटी होती है जो बिल्कुल मतलब फिक्स नहीं होती है, मतलब आधी अधूरी कह सकते हो आपको, या फिर मतलब दिखाने के लिए मेच्योरिटी है लेकिन एक्चुअल में नहीं आ पाती है। एक्चुअल में मेच्योरिटी क्या होती है? जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझे, जब आप समझे कि प्रॉब्लम क्या है, उसके सोल्यूशन की तरफ जाए, ठीक है। दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो आप उसको रोकने की कोशिश करें, इस लेवल की मेच्योरिटी ऑब्वियसली चाइल्डहुड में नहीं आती है, लेकिन एक मतलब दिखाई देती है, बाहर से दिखती है कि हाँ भाई थोड़ी सी आ गई है, वो वाली चीज है। तो ये आती है चाइल्डहुड में, लेट चाइल्डहुड में, बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड में ये नहीं आती है।